हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल के ऊपर स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, हम अधिगम की श्रृंखला के ऊपर काफ़ी वीडियोज बना चुके हैं। अगर पीछे के वीडियो देखना है, हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और राजस्थान का इतिहास, भारत का इतिहास और इसके अलावा राजस्थान का ज्योग्राफी और साइकोलॉजी के जितने भी वीडियोज हम अपलोड कर चुके हैं, उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अधिगम की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और अधिगम का आज जो सिद्धांत हम आपके बीच में चर्चा करने वाले हैं, उस अधिगम सिद्धांत का नाम है, साथियों आपको दिख रहा होगा, अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत। अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत, जिसे फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग यानी लर्निंग की फील्ड थ्योरी कहा जाता है, इसी के दूसरे नाम है यानी तलरूप सिद्धांत। तलरूप जिसे इंग्लिश में कहेंगे टोपोलॉजिकल थ्योरी। अधिगम की टोपोलॉजिकल थ्योरी किसने दी या अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया, ये एक ही बात है साथियों, जीवन दायरे का सिद्धांत। इंग्लिश शब्द होगा लाइफ स्पेस थ्योरी। ये इसके कुछ उपनाम है, अधिगम के क्षेत्र सिद्धांत के उपनाम है। अब हमें ये समझना है कि इसके प्रतिपादक कौन है, अर्थात ये सिद्धांत किसने दिया। इसके प्रतिपादक हैं साथियों कोर्टलेविन, कुर्ट या कोर्टलेविन। अब देखिए, ये कोर्टलेविन कहाँ के थे? ये मूलतः जर्मनी के थे, बाद में ये कहाँ चले गए थे? अमेरिका में चले गए थे, इसलिए हम इसे कहते हैं जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ये जर्मनी के थे और फिर ये कहाँ चले गए थे? अमेरिका में चले गए थे। अब प्रश्न उठता है कि जो कोर्टलेविन है, ये बेसिकली क्या है, व्यवहारवादी है या संज्ञानवादी है? तो देखिए साथियों, जब हमने ये जर्मन के हैं और जर्मन में हमने 1912 में एक संप्रदाय पढ़ा था और उस संप्रदाय का नाम था गेस्टाल्ट संप्रदाय। और गेस्टाल्ट संप्रदाय के जनक आपको हमने बताया था वर्दिमर हैं। और गेस्टाल्टवादियों में और कौन है, जैसे कोफा था, कोहलर था, ये सब गेस्टाल्टवादी थे। उन्हीं गेस्टाल्टवादियों में एक नाम और है कोर्टलेविन का। तो बेसिकली कोर्टलेविन है, ये व्यवहारवादी नहीं है, संज्ञानवादी संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, गेस्टाल्टवादी संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। और यानी गेस्टाल्टवादी संप्रदाय या संज्ञानवादी संप्रदाय उसे कहा जाएगा। व्यवहारवादी क्या कहते हैं? बालक एरर से सीखेगा, यानी प्रैक्टिस से सीखेगा, अभ्यास से सीखेगा, कर करके सीखेगा। ये कहते हैं कि बालक अपनी सूझ से सीखता है, बालक अपनी मानसिक शक्तियों के द्वारा सीखता है, यानी कि वह अपनी जो मेंटल एबिलिटीज हैं, मानसिक योग्यताएं हैं, उनके द्वारा सीखता है। ऐसा कौन मानते हैं? संज्ञानवादी, अर्थात संज्ञान के द्वारा सीखता है। यानी कि लर्निंग क्या है? कॉग्निटिव है। तो ये कॉग्निटिव व्यू से ही देखता है लर्निंग को, इसलिए संज्ञानवादी है। अगर ये पूछा जाए तो ये क्या है? गेस्टाल्टवादी है। और गेस्टाल्टवादी अपने आप में क्या है? संज्ञानवादी है। तो प्रश्न उठता है साथियों यहाँ कि इसने अधिगम को क्या माना। जब हम लर्निंग का दूसरा वीडियो देख रहे थे और हमने उसमें लर्निंग की विशेषताएं या अधिगम की विशेषताएं बताई, उनमें एक चीज़ बोला था साथियों कि लर्निंग क्या है। उन्होंने जैसे बताया था आपको कि एक वातावरण होता है, आपको शायद ध्यान होगा, मैंने इस प्रकार बताया था, ये व्यक्ति है। क्या है? व्यक्ति है। व्यक्ति को वातावरण प्रभावित करता है और जब वातावरण प्रभावित करता है तो व्यक्ति कोई ना कोई अनुक्रिया करता है, रेस्पॉन्स देता है, अनुक्रिया करता है। एक तरफ व्यक्ति की अनुक्रियाएं हैं तो एक तरफ वातावरण है। इनके मध्य क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। व्यक्ति की अनुक्रिया और वातावरण के मध्य इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन या अंतःक्रिया होती है। और इस अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है और इस व्यवहारगत परिवर्तन को हमने लर्निंग कहा था, अधिगम कहा था।
अभी हम ध्यान रखना, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं यह कर्ट लेविन की बात नहीं बता रहा हूं। जो सामान्य थ्योरी है, जो लर्निंग की विशेषता बताती है, जो लर्निंग के बारे में कहते हैं लर्निंग क्या है, वातावरण और व्यक्ति की अनुक्रिया के बीच में होने वाली अंतःक्रिया का जो प्रतिफल होता है, जो परिणाम होता है, किसका परिणाम, वातावरण और व्यक्ति की अनुक्रिया का। क्योंकि व्यक्ति की अनुक्रिया और वातावरण के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन होने से कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा और वो रिजल्ट क्या होगा, व्यवहार में परिवर्तन। और इस व्यवहारगत परिवर्तन को हम सीखना या अधिगम या लर्निंग कहेंगे। यहां तक यानी ये परिभाषा क्या करती है, व्यक्ति किससे सीखता है, वातावरण में रहकर सीखता है। अब सीधा वापस आते हैं तो फिर कर्ट लेविन क्या मानता है, क्योंकि इस चीज को हमने क्या माना, चाहे कैसा भी वातावरण हो, व्यक्ति को हर प्रकार का वातावरण अधिगम को प्रभावित करेगा। यानी हर प्रकार का वातावरण व्यक्ति को सिखाएगा। चाहे वातावरण, चाहे भौतिक वातावरण हो, चाहे भौतिक वातावरण हो, चाहे सामाजिक वातावरण हो, सामाजिक वातावरण हो, चाहे मनोवैज्ञानिक वातावरण हो, मनोवैज्ञानिक वातावरण, यानी वातावरण कैसा भी हो वह सिखाएगा। यानी लर्निंग में क्या होगा, अधिगम में क्या होगा, वातावरण सहायक होगा। वातावरण से ही, चाहे वो भौतिक वातावरण हो, चाहे सामाजिक वातावरण, चाहे मनोवैज्ञानिक वातावरण हो, उससे व्यक्ति इंटरेक्शन करेगा और उस व्यक्ति के इंटरेक्शन करने से व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होगा। अर्थात व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तित कराने में हर प्रकार का वातावरण भूमिका निभाता है, ऐसा सभी साइकोलॉजिस्ट मानते हैं। परंतु कर्ट लेविन इस बात को नहीं मानता है। अब प्रश्न उठता है कि कर्ट लेविन किस बात को मानता है। तो देखिए साथियों, कर्ट लेविन ने कहा है कि मनोवैज्ञानिक व्यक्ति होगा, मनोवैज्ञानिक व्यक्ति। अभी तक हमने केवल, जब कर्ट लेविन को नहीं पढ़ा था, जब केवल हमने किसको ध्यान में रखा, व्यक्ति, व्यक्ति, और हमने क्या रखा था, वातावरण। व्यक्ति और वातावरण के मध्य क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, और इस इंटरेक्शन से व्यक्ति के व्यवहार में क्या होगा, व्यवहार में परिवर्तन होगा, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होगा, जिसे हम अधिगम कहेंगे। लेकिन कर्ट लेविन क्या कहता है, व्यक्ति नहीं होता है, मनोवैज्ञानिक व्यक्ति होता है, साइकोलॉजिकल पर्सन होता है। इसी प्रकार से वो कहता है वातावरण नहीं, प्रत्येक प्रकार का वातावरण अधिगम को प्रभावित नहीं करता है या अधिगम में सहायक नहीं बनता है। अधिगम के लिए किस प्रकार के वातावरण की जरूरत है, तो कर्ट लेविन कहता है मनोवैज्ञानिक वातावरण होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक वातावरण होना चाहिए। आपको ध्यान क्या रखना है साथियों, प्रश्न आ जाए कि कर्ट लेविन के अनुसार अधिगम प्रतिफल है या अधिगम परिणाम है, और ऑप्शन में एक हो व्यक्ति और वातावरण की अंतःक्रिया का, कुछ हद तक ठीक है। दूसरा ऑप्शन हो मनोवैज्ञानिक व्यक्ति और मनोवैज्ञानिक वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल। तो सही आंसर क्या होगा, मनोवैज्ञानिक व्यक्ति और मनोवैज्ञानिक वातावरण के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, उससे जो प्रतिफल निकलता है, उसका जो रिजल्ट निकलता है, अर्थात व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, उसे ही कर्ट लेविन क्या मानता है, उसे ही कर्ट लेविन अधिगम मानता है। वो कहता है कि व्यक्ति भी मनोवैज्ञानिक होना चाहिए और वातावरण भी मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। इनके दोनों के मध्य क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, और इस इंटरेक्शन के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होगा। अब आपके लिए समझने की बात है कि मनोवैज्ञानिक व्यक्ति क्या होगा, व्यक्ति में और मनोवैज्ञानिक व्यक्ति में क्या अंतर है। तो देखिए साथियों, व्यक्ति जिसकी चेतना शक्ति पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रही है वह भी हो सकता है, यानी मंद बुद्धि बालक भी व्यक्ति तो कहलाएगा, जड़ बुद्धि बालक भी व्यक्ति तो कहलाएगा, या ऐसा बालक अभी जिसका मानसिक शक्ति का विकास नहीं है, 2 साल का है, 1.5 साल का है, 3 साल का है, वह बालक व्यक्ति कहलाएगा। लेकिन कर्ट लेविन के अनुसार वह मनोवैज्ञानिक व्यक्ति नहीं कहलाएगा।
मनोवैज्ञानिक व्यक्ति जिसकी संज्ञानात्मक शक्तियों का विकास हो चुका है, अर्थात जो निर्णय ले सकता है, जो निरीक्षण कर सकता है, जो कल्पना कर सकता है, जो तर्क कर सकता है, अर्थात जिसकी मानसिक शक्तियां विकसित हो चुकी हैं, वो मनोवैज्ञानिक व्यक्ति कहलाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल से आप समझेंगे, एक अबोध बालक, एक छोटा बालक है 1.5 साल का, उसके सामने वो घुटनों के बल अपने आंगन में खेल रहा है, उसके पास में अगर सांप भी आ जाएगा तो वह सांप को उठा लेगा, पकड़ने की कोशिश करेगा, पकड़ने की कोशिश करेगा। तो क्या वह बालक व्यक्ति नहीं है? व्यक्ति तो है, लेकिन अभी उसकी मानसिक शक्तियां सांप के कॉन्सेप्ट को समझती नहीं है, इस प्रत्यय को, इस संप्रत्यय को नहीं समझती, इस स्कीमा को नहीं समझती कि ये सांप है, ये खा जाएगा, मैं मर जाऊंगा। इसलिए वो प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज सांप की व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं, सांप को समझ नहीं पा रहा वो बालक, इसलिए वो बालक व्यक्ति तो है, मनोवैज्ञानिक व्यक्ति नहीं है। लेकिन 10 साल के बालक के सामने अगर सांप आ जाएगा तो वह सांप का मीनिंग समझता है कि सांप क्या है, सांप खा जाता है, सांप के अंदर विष होता है, मैं मर सकता हूं, इसलिए जैसे ही सांप को देखेगा वह बालक दूर भगेगा, क्योंकि वो व्यक्ति कैसा है, साइकोलॉजिकल प्रश्न है। तो कहता है कि सीखने के लिए किस प्रकार का व्यक्ति सीख पाएगा, मनोवैज्ञानिक व्यक्ति ही सीख पाएगा। साइकोलॉजिकल प्रश्न होना चाहिए लर्निंग के लिए। अब वो कहता है कि ये वातावरण, मनोवैज्ञानिक वातावरण क्या होगा, तो मैं कहता हूं कि जहां तक साइकोलॉजिकल प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक व्यक्ति के चारों तरफ जहां तक उसकी चेतना शक्ति कार्य कर रही है, जहां तक उसकी मानसिक शक्तियां उस वातावरण को समझ रही हैं, या जो वातावरण, जो एरिया, जो क्षेत्र उसके संज्ञान में है, उसकी जानकारी में है, उसकी प्रत्यक्षीकरण में है, उसकी समझ में है, तो उसकी समझ के दायरे में जो जो क्षेत्र रहेगा वह मनोवैज्ञानिक वातावरण कहलाएगा। उसकी समझ से परे, उसके संज्ञान से दूर वातावरण तो होगा, लेकिन वो मनोवैज्ञानिक वातावरण नहीं कहलाएगा, भौतिक वातावरण कहलाएगा। जो उसकी समझ से परे है वो भौतिक वातावरण है, जो उसकी समझ के दायरे में है, जो उसकी समझ के अंतर्गत है, उसको वो मनोवैज्ञानिक वातावरण कहता है। और कहता है सीखेगा व्यक्ति इस मनोवैज्ञानिक वातावरण में रह के। आगे चल के इस मनोवैज्ञानिक वातावरण को वो साथियों क्षेत्र कहता है, फील्ड कहता है। कहता है फील्ड ये सीखने का क्षेत्र है। इस मनोवैज्ञानिक वातावरण में रहकर ही व्यक्ति सीख सकता है, यानी जहां तक उसका संज्ञानात्मक शक्तियां कार्य कर रही हैं, जहां तक वो समझ पा रहा है जिस वातावरण को, जो उसकी समझ के दायरे में है, वो सीखने का क्षेत्र है, जिसे मनोवैज्ञानिक वातावरण कहा जाता है। इसे साथियों आगे चलकर वो कहेगा जीवन दायरा। जीवन दायरा, लाइफ स्पेस, ये व्यक्ति का जीवन दायरा है। जीवन दायरा यानी मनोवैज्ञानिक वातावरण को ही वो क्या कहता है, जीवन दायरा, लाइफ स्पेस। बोलो इस लाइफ स्पेस में, इस जीवन दायरे में ही व्यक्ति सीख सकता है, अर्थात इस क्षेत्र में ही व्यक्ति सीख सकता है। तो पुनः आप रिपीट कहता हूं, वो कहता है सीखना किसका प्रतिफल है, मनोवैज्ञानिक व्यक्ति और मनोवैज्ञानिक वातावरण के बीच में क्या होती है, अंतःक्रिया होती है। उस अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, अधिगम या सीखना कहेंगे। ऐसा किसने माना है, कर्ट लेविन ने। इसे इसने बहुत अच्छे एक सूत्र में भी पिरोया है साथियों, वो सूत्र आपके सामने रखता हूं। जब हम इसका एक चित्र बनाएंगे, इस डायग्राम बनाएंगे, उससे आपको पूरी चीज, इन्होंने एक सूत्र दिया है, बी का अर्थ बिहेवियर, बिहेवियर, बिहेवियर यानी व्यवहार, बिहेवियर। उसने कहा बी के इक्विवेलेंट क्या होता है, एफ, या एफ यानी फील्ड, फील्ड यानी क्षेत्र, एफ फील्ड, फील्ड यानी क्षेत्र, यहां रख लेते हैं फील्ड, आप समझ गए होंगे। एफ मैं आगे लिख दूंगा, बी फॉर बिहेवियर, बी फॉर बिहेवियर, एफ फॉर फील्ड, ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। चाहे उसे आप बिहेवियर कह दीजिए, व्यवहार कह दीजिए, व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति का व्यवहार उसे हम कहेंगे क्षेत्र। तो देखिए ये कहता है क्षेत्र या व्यक्ति का व्यवहार क्या करेगा कि किससे बनता है,
P गुणा में E। P से बनेगा पर्सन, E से बनेगा एनवायरमेंट। ध्यान रखना यहाँ अकेला व्यक्ति और अकेला वातावरण नहीं होगा, व्यक्ति के साथ क्या जुड़ेगा, साइकोलॉजिकल पर्सन लिखता है पर सूत्र में वो P गुणा में E, साइकोलॉजिकल पर्सन और साइकोलॉजिकल एनवायरमेंट। मनोवैज्ञानिक व्यक्ति और मनोवैज्ञानिक वातावरण के बीच में ये गुणा का निशान होता है इंटरेक्शन। इनके मध्य क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, और इस इंटरेक्शन के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ है उसको हमने लर्निंग कहा है। और ये व्यक्ति का व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है ये किस में हो रहा है, क्षेत्र में हो रहा है, फील्ड में हो रहा है। इसलिए इसने B फॉर बिहेवियर, B फॉर बिहेवियर, B फॉर बिहेवियर, F फॉर फील्ड, P फॉर पर्सन, E फॉर एनवायरमेंट, E फॉर एनवायरमेंट। इस प्रकार से इसने इस सूत्र को रखने का प्रयास किया साथियों। अब देखिए इसको बहुत अच्छे एक डायग्राम से समझाते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा जीवन दायरे के अंतर्गत या क्षेत्र में इसने किस किस चीज़ को माना है, इसे टोपोलॉजी थ्योरी क्यों कहा गया है, किस प्रकार से इसने उन चीज़ों को रखा है। देखिए साथियों, इसने इसे बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। इस प्रकार देखिए आप, ये दो घेरे बनाए इसने। अब मैं इसमें लिखता हूं ये भौतिक वातावरण, इसे मैं लिखता हूं मनोवैज्ञानिक वातावरण। और मैंने पहले ही कहा था लर्निंग कहाँ होगी, सीखना कहाँ होगा, मनोवैज्ञानिक वातावरण। और मनोवैज्ञानिक वातावरण क्या था, जहाँ तक व्यक्ति की संज्ञानात्मक शक्तियाँ जिस वातावरण को समझ पा रही हैं, जिस वातावरण का प्रक्षेपण कर पा रही हैं, अर्थात जिस वातावरण को समझ पा रही हैं। क्योंकि इस वातावरण में कौन होता है, एक P होता है, व्यक्ति होता है, लेकिन ये अकेला P नहीं कहलाएगा। मैंने पहले बताया है ये P कौन होगा साथियों, ये साइकोलॉजिकल पर्सन होगा, अब देखिए, अब देखते हैं इस चित्र को, आप अच्छे से देखें। पहले तो यहां व्यक्ति का गोल है, गोल यानी लक्ष्य, गोल व्यक्ति का लक्ष्य। अब देखिए ये व्यक्ति मनोवैज्ञानिक व्यक्ति है, साइकोलॉजिकल पर्सन साथियों मैं पहले बता चुका हूं, ऐसा व्यक्ति जिसकी चेतना शक्ति कार्य कर रही है, अर्थात जिसकी संज्ञान या मानसिक शक्तियां विकसित हो चुकी हैं, अर्थात जिसके संज्ञान का विकास हो चुका है। तो वो निर्णय ले सकता है, तर्क कर सकता है, समस्या को समाधान कर सकता है, कल्पना कर सकता है, तो सूझ कर सकता है, सुझाव उपाय सोच सकता है, थिंकिंग कर सकता है, तो उसको हम साइकोलॉजिकल पर्सन कहेंगे। अब देखिए साइकोलॉजी, ये जो आपको दिख रही हैं ये उसकी एबिलिटीज हैं, योग्यताएं हैं। चलो इधर लिख देता हूं, योग्यताएं, व्यक्ति की योग्यताएं व आवश्यकताएं, उसकी नीड्स और एबिलिटीज हैं ये। तो अब उसे पता होता है मेरी क्या क्या योग्यताएं हैं, मेरी कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं। अब जब व्यक्ति की आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं, अब आवश्यकता का एहसास हो जाता है, अर्थात ये उसका लक्ष्य है, उसे पता है ये मेरी आवश्यकता है, ये मेरा लक्ष्य है, इस लक्ष्य को अगर प्राप्त कर लेता हूं तो मेरी ये नीड पूरी हो जाएगी, मेरी ये आवश्यकता पूरी हो जाएगी। जैसे इस लक्ष्य को प्राप्त करता है तो वह उसकी आवश्यकता पूरी हो जाए, उसे पता है मेरे में कौन कौन सी एबिलिटीज हैं। तो देखिए इधर उसके दो प्रकार के शक्तियां होती हैं जिनको हम वेक्टर भी बोल सकते हैं, कर्षण भी बोल सकते हैं। तो यहाँ हम कहेंगे नकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक शक्ति। दो प्रेरक शक्तियाँ होती हैं, नकारात्मक प्रेरक शक्ति और एक होती साथियों
सकारात्मक पॉजिटिव सकारात्मक प्रेरक शक्ति, सकारात्मक प्रेरक शक्ति और नकारात्मक प्रेरक शक्ति। तो सकारात्मक प्रेरक शक्ति क्या करती है, इस व्यक्ति को, इस साइकोलॉजिकल पर्सन को धकेलती है, किस ओर पुश करती है, किस ओर, लक्ष्य की ओर, अर्थात उसको लक्ष्य प्राप्त करने में यह सकारात्मक शक्ति मदद करती है। परंतु ये नकारात्मक शक्ति क्या करती है, ये बैरियर का काम करती है, बाधा का काम करती है, अर्थात उसे लक्ष्य से विमुख करती है, लक्ष्य विकर्षण करती है, लक्ष्य की ओर बढ़ने नहीं देती है, बाधा का कार्य करती है नकारात्मक शक्ति। तो इसने कहा है जीवन दायरे में, ये मनोवैज्ञानिक वातावरण है, इसको ही दूसरा नाम क्या दिया है साथियों, जीवन दायरा। मैंने आपको बताया था इसका दूसरा नाम उसने क्या दिया है, मनोवैज्ञानिक वातावरण है, इसको ही वो क्या कहता है, जीवन दायरा, लाइफ स्पेस, जीवन दायरा। और मैंने आपको बताया था ये जीवन दायरा या मनोवैज्ञानिक वातावरण क्या कहलाएगा साथियों, क्षेत्र, फील्ड। ये सीखने का फील्ड है, केवल व्यक्ति इस फील्ड में ही सीख सकता है, मनोवैज्ञानिक वातावरण में ही सीख सकता है। तो देखिए भौतिक वातावरण सीखने को प्रभावित नहीं करता है, यानी भौतिक वातावरण के द्वारा व्यक्ति नहीं सीख सकता है। किस वातावरण में सीख सकता है, केवल मनोवैज्ञानिक वातावरण में सीख सकता है। यहां प्रश्न बनेगा, कर्ट लेविन के अनुसार व्यक्ति सीखता है मनोवैज्ञानिक वातावरण में, एक ऑप्शन होगा भौतिक वातावरण में, एक होगा मनोवैज्ञानिक एवं भौतिक दोनों वातावरण में। तो कर्ट लेविन मानता है केवल और केवल व्यक्ति किस में सीखता है, मनोवैज्ञानिक वातावरण में। और मनोवैज्ञानिक वातावरण को क्या कहा है, जीवन दायरा, और इसे ही क्या कहा है, सीखने का क्षेत्र। अब देखो इस जीवन दायरे में, ये जीवन दायरा हो गया ना, जीवन दायरे में अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कर्ट लेविन ने कौन से सर्किल को, दो सर्किल बना दिए, एक और दो, जो इंटरनल सर्किल है, जो आंतरिक सर्किल है, उसको सीखने का फील्ड बताया है, उसको लाइफ स्पेस बताया है, उसे साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट बताया, मनोवैज्ञानिक वातावरण बताया। जो दूसरा जो भारी एक्सटर्नल जो सर्किल है, बाहरी जो सर्किल है, उसको उसने इंग्लिश में शब्द किया फॉरिन हल। क्या कहा है, फॉरिन हल, विदेशी घेरा, फॉरिन हल, फॉरिन हल, विदेशी घेरा या बाह्य घेरा। और बाह्य घेरा में उसने किस प्रकार का वातावरण बताया है, भौतिक वातावरण। तो ये बाह्य घेरा अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। अब देखिए साथियों, इसमें हम ये समझेंगे कि फिर व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो यहां प्रश्न उठता है कि हर व्यक्ति के जीवन दायरे में सकारात्मक प्रेरक शक्ति भी होती है, नकारात्मक प्रेरक शक्ति, एक भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। अब डिपेंड ये करेगा, अगर किसी व्यक्ति की सभी सकारात्मक शक्तियां इन सभी नकारात्मक शक्तियों से ज्यादा प्रबल हैं, ज्यादा पावरफुल हैं, तो व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। और यदि किसी व्यक्ति की नकारात्मक शक्तियां सकारात्मक शक्तियों से ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा प्रबल है, तो व्यक्ति अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है, वह लर्निंग नहीं कर पाता है। अब देखिए साथियों, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बाह्य घेरा में क्या है, भौतिक वातावरण, जो कि अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता। हर व्यक्ति का जीवन दायरे में यही चीज़ें होंगी, उसका लक्ष्य होगा, नकारात्मक शक्ति होंगी, बाधाएं होंगी, साइकोलॉजिकल पर्सन होगा, उसकी आवश्यकताएं होंगी, और उसकी योग्यताएं होंगी, क्षमताएं होंगी, सकारात्मक प्रेरक शक्ति होगी। ये सब किस में मिलेंगी साथियों, उसके जीवन दायरे में या क्षेत्र में या मनोवैज्ञानिक वातावरण में मिलेंगे। लेकिन प्रश्न अब ये उठता है कि हर व्यक्ति का जीवन दायरा कितना होता है। तो कहता है किसी व्यक्ति का जीवन दायरा तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, किसी व्यक्ति का जीवन दायरा सिमटा हुआ होता है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यही है कि साथियों कि हर व्यक्ति की संज्ञानात्मक शक्तियों का विकास भिन्न भिन्न होता है। जिस व्यक्ति की संज्ञानात्मक शक्तियों का ज़्यादा विकास हो गया है, उसका यह जीवन दायरा, सीखने का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, और जिसका संज्ञानात्मक शक्तियों का कम डेवलपमेंट हुआ है, कम विकास हुआ है, उसका जीवन दायरा सिमटा हुआ होता है, अर्थात उतना विस्तृत नहीं होता है। तो अब देखिए, आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं। मान लीजिए एक सांप यहां बैठा हुआ है, यहां बैठा हुआ है, ठीक है।
कक्षा चल रही है, टीचर पढ़ा रहा है, उस कक्ष में गेट के पास एक सांप बैठा हुआ है। न तो उसकी टीचर के ऊपर नज़र है, न स्टूडेंट्स की किसी स्टूडेंट्स की उसके ऊपर नज़र है। इन्हें न तो स्टूडेंट उस सांप को देख पा रहे हैं जो पढ़ रहे हैं, न टीचर पढ़ा रहा है वो देख पा रहा है। तो बताओ, उसकी संज्ञानात्मक शक्ति हम नहीं है, उसकी उनके संज्ञान में नहीं है, उनकी जानकारी में नहीं है, उनकी समझ में नहीं है। तो जो उस कक्ष में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और जो टीचर पढ़ा रहा है, उनके मनोवैज्ञानिक वातावरण में सांप उपस्थित नहीं है। सांप उसी कक्ष में है, लेकिन ये माने जो टीचर पढ़ा रहा है उसकी नज़र में नहीं है, जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनकी नज़र में नहीं है। इसलिए उन स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए वो उनके भौतिक वातावरण में है, मनोवैज्ञानिक वातावरण में नहीं है। और मनोवैज्ञानिक वातावरण में नहीं है तो टीचर भी बेधड़क पढ़ा रहा है और स्टूडेंट्स भी खूब एंजॉय करके पढ़ रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन इतने में एक स्टूडेंट बाहर से कमरे में एंट्री करता है और एंट्री करते उसकी नज़र उस सांप के ऊपर पड़ जाती है। सांप के ऊपर पड़ जाती है तो रुक जाता है। तो अब वो जो नया स्टूडेंट एंट्री कर रहा था, जैसे उसने सांप को देखा तो वो उस स्टूडेंट के किस वातावरण में आ गया है? वह मनोवैज्ञानिक वातावरण के दायरे में आ गया। और वह जैसे ही स्टूडेंट चिल्लाए कि सांप, तो वो टीचर भी उछल के टेबल के ऊपर चढ़ गया, मेज के ऊपर, और सब स्टूडेंट्स मेज पे चढ़ गए। क्योंकि जैसे उन्होंने सुना सांप, देखा नहीं, लेकिन सुनते ही वो समझ गए कि सांप में विष होता है, खा सकता है। इसलिए अब वह सब लोग टेबल के ऊपर चढ़ गए हैं, अब अपनी टेबल के ऊपर। अर्थात अब सभी के वो भौतिक वातावरण से किस में एंट्री कर गया वो सांप? मनोवैज्ञानिक वातावरण। जैसे ही कोई वस्तु भौतिक वातावरण से मनोवैज्ञानिक वातावरण में आती है तो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है, और व्यक्ति के व्यवहार में क्या करती है? चेंजेज करती है। और जैसे ही व्यक्ति के व्यवहार चेंज होता है उसे ही हम क्या कहेंगे? लर्निंग या अधिगम कहेंगे। जब तक कोई वस्तु भौतिक वातावरण में है और वह उसके मनोवैज्ञानिक वातावरण में नहीं आई, तब तक वह उसके सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सकती। तो साथियों, इसने इसे ही कहा है तलरूप सिद्धांत, क्योंकि जो टोपोलॉजी थ्योरी है, टोपोलॉजी वर्ड है गणित का, मैथ में चलता है। मैथ में क्या होता है कि साथियों, किसी आकृति को ये नहीं कहता ये आकृति उससे बड़ी है, उससे छोटी है। मैथ में एक तरीका चलता है, जैसे इस प्रकार, ट्राइंगल के अंदर सर्किल है, सर्किल के अंदर मान लीजिए वो वर्ग है, इस प्रकार से बोला जाता है, इस प्रकार से उसको कहा जाता है टोपोलॉजी। यानी आकृतियों को बड़े छोटे में बताने के बजाय उसके अंदर उसके बाहर इस प्रकार से आकृतियों को बताया जाता है, तो उसे टोपोलॉजी कहा जाता है। तो यही वर्ड यहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पर ये टोपोलॉजी कहाँ फिट होगी? तो उसने एक इलास्टिक बैंड का उदाहरण दिया है। इलास्टिक बैंड, इलास्टिक यानी एक प्लास्टिक जैसी चीज़ होती है जिसको जिस रूप में आकार देना चाहो वैसे ही बन जाती है। तो एक इलास्टिक बैंड लेता है, वो एक चूड़ी लेता है और उसको, यानी कि वो शुरुआत में चूड़ी इस प्रकार होती है इलास्टिक की, उसे डुबोता है स्याही के अंदर और फिर कागज़ के ऊपर रख देता है, तो ऐसी आकृति बन जाएगी। फिर उसी इलास्टिक बैंड को इस प्रकार की शेप दे देता है। वो जैसे मैंने कहा, वो इलास्टिक बैंड जैसा चाहोगे वैसे बन जाती है। फिर उसे स्याही में डुबोता है और कागज़ पे रखता है, इस प्रकार की आकृति बन जाती है। फिर उसी इलास्टिक बैंड को वो इस प्रकार की शेप बना देता है, स्याही में डुबाता है, कागज़ पे रखता है, इस प्रकार की आकृति बन जाती है। यानी कहने का मतलब है, दिखने में, बाहर से देखने में ये सारी आकृतियां हमें क्या दिखती हैं? भिन्न भिन्न दिखती हैं, पर मूल रूप से सारी आकृतियां एक ही हैं, क्योंकि उसी इलास्टिक बैंड से बनी है। इसलिए इनका जो क्षेत्रफल है वो सेम आएगा। इसलिए यहां पर जो ये मूल रूप से तो एक ही है, क्योंकि उसी इलास्टिक बैंड को हमने शेप अलग अलग बनाई है, आकार अलग अलग बना दिया। तो मूल रूप से तो ये क्या है? तीनों एक ही हैं। लेकिन बाहर से देखने में ये हमें क्या दिखती है?
अलग अलग दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से मूल रूप से हर व्यक्ति का जीवन दायरा ऐसा ही होगा। सीखने का जो क्षेत्र है ऐसा ही होगा, जिसमें एक साइकोलॉजिकल पर्सन होगा, उसकी कुछ नीड्स होंगे, उसकी कुछ एबिलिटीज होंगी, उसमें सकारात्मक प्रेरक शक्ति होगी, उसमें ही कुछ नकारात्मक प्रेरक शक्ति होंगी जो बाधा का कार्य करेंगी, उसका कोई ना कोई गोल होगा। ये सभी व्यक्तियों का जीवन दायरा ऐसा ही होगा, मनोवैज्ञानिक वातावरण ऐसा ही होगा, सीखने का क्षेत्र ऐसा ही होगा। तो मूल रूप से तो सभी का एक जैसा है, लेकिन किसी का, तो मैंने शुरुआत में कहा था, बहुत विस्तृत है जीवन दायरा, किसी का जीवन दायरा बहुत छोटा है। सीखने का क्षेत्र किसी का छोटा है और किसी का ज्यादा है। तो बाहरी रूप से देखते हैं, जैसे इन आकृतियों को हमने देखा, बाहरी रूप से देखते हैं तो हर व्यक्ति का जीवन दायरा अलग अलग दिखाई देगा, लेकिन मूल रूप से देखते हैं तो मूल रूप से सभी व्यक्तियों का जीवन दायरा एक जैसा ही होता है। इसलिए इस सिद्धांत को साथियों टोपोलॉजी या तल रूप सिद्धांत कहा जाता है। अब देखिए साथियों, ये अधिगम का जो सिद्धांत है आपके बीच में आ गया है, इसकी शिक्षा में क्या उपयोगिता है, शिक्षा में उपयोगिता देखते हैं। तो शिक्षा में अगर इसकी उपयोगिता देखते हैं तो एक तो ये कहता है व्यक्ति की, यानी बालक की, जो बालक लर्नर है, जो सीखने वाला है, जो शिक्षार्थी है, उसकी योग्यताओं का ध्यान रखा जाए, उसकी आवश्यकता का ध्यान रखा जाए। जिसको हम कुछ सिखाना चाह रहे हैं उसकी नीड्स क्या है, अगर उसकी आवश्यकता को पहचान गए तब तो हम उसके लिए कोई ना कोई गोल निर्धारित कर देंगे। यानी कि सीधी बात है कि उसके लिए हम कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित कर देंगे। हमें उस बच्चे की नीड को समझना पड़ेगा और ये देखना भाई वह लक्ष्य क्या उसकी इस नीड को फुलफिल कर रहा है, उस नीड को पूरा कर पा रहा है। दूसरा, आवश्यकता के साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा बच्चे की क्षमताएं क्या हैं, उसकी एबिलिटीज़ क्या हैं, क्षमताएं देखनी पड़ेंगी। उस क्षमताओं के आधार पर ही हम उसे कोई कार्य या कोई टास्क सिखाएंगे। जो कार्य सिखाना चाह रहे हैं उसमें बालक की एबिलिटीज़ भी देखेंगे हम। तीसरा ये कह रहा है कि यह अधिगम का सिद्धांत मोटिवेशन के ऊपर बल देता है, अभिप्रेरणा पे बल देता है। अभिप्रेरणा, वो ये कहता है कि अभिप्रेरणा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए हमें बच्चे की आवश्यकता को ध्यान में रखना है, जिससे आवश्यकता को अगर फुलफिल करने वाला कार्य सिखाएंगे तो बच्चा उस कार्य को सीखने के लिए अभिप्रेरित होगा, मोटिव होगा, बच्चे में मोटिवेशन आएगा। अगर वह लक्ष्य, जो कार्य हम सिखाना चाह रहे हैं, जो ज्ञान हम देना चाहें, अगर वो उसकी नीड्स को पूरा नहीं करता, उसकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है तो बालक अभिप्रेरित नहीं होगा। तीसरा इसमें कहा गया है, जो महत्वपूर्ण बात है कि सीखने के लिए सीखने का क्षेत्र विस्तृत होना चाहिए, और जितना सीखने का क्षेत्र विस्तृत होगा, अधिगम का क्षेत्र विस्तृत होगा, जिसे जीवन दायरा का है, मनोवैज्ञानिक वातावरण का है, वो जितना विस्तृत होगा बालक उतना ही ज़्यादा सीख पाएगा। और जीवन दायरे, या यूँ कहें कि इसके क्षेत्र, सीखने का जो क्षेत्र कैसे विस्तृत होगा वो डिपेंड करेगा संज्ञानात्मक शक्तियों के विकास पर। तो कहता है बालक का जितना अधिक संज्ञानात्मक विकास के हम अवसर प्रदान करेंगे, बालक के संज्ञानात्मक विकास के जितने ज़्यादा अवसर उत्पन्न करेंगे, अवसर देंगे, उतना ही ज़्यादा बालक सीख पाएगा। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको अधिगम का ये टोपोलॉजी थ्योरी अच्छे से समझ में आया होगा। ज्ञान की इस श्रृंखला में, अधिगम की इस श्रृंखला में अजय जखराना आपका मित्र आपके साथ। धन्यवाद।